आज हम पानेरी की राजनीति को सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि जमीन की हकीकत से समझेंगे। ये गैर पक्षपाती विश्लेषण है जिसका मकसद ये जानना है कि यहाँ शासन और मतदाताओं के बीच भरोसे का रिश्ता आखिर बनता और बिगड़ता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। यह है पानेरी विधानसभा क्षेत्र, असम के उदलगुड़ी जिले में, जो बोडोलैंड क्षेत्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यहीं से यहाँ के लोगों की कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी है किस बारे में? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये कहानी है जमीन से जुड़ी हुई। ये कहानी है आदिवासी भूमि अधिकारों की, नौजवानों की उम्मीदों की और उस बदलते हुए विश्वास की जिसने यहाँ की राजनीति की दिशा ही बदल दी। इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है, जो पानेरी की जमीनी हकीकत से लेकर भविष्य की रणनीति तक का एक साफ रास्ता दिखाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पानेरी की जमीन और वहां के लोगों को। आखिर उनकी असलियत क्या है? यहाँ की राजनीति की चाबी वो इन आंकड़ों में छिपी है। देखिए, लगभग 1/3 आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें बोडो और आदिवासी समुदाय सबसे अहम है। इसका मतलब साफ है, उनकी आवाज यहाँ के चुनावी नतीजों पर बहुत गहरा असर डालती है। अब अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखें तो तस्वीर एकदम साफ है। यह इलाका लगभग पूरी तरह से ग्रामीण है। चाय के बागान और खेती ही लोगों की रोजी रोटी का मुख्य जरिया है। तो जाहिर है, जब सड़कें, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी चीजें नहीं मिलती तो ये सिर्फ एक असुविधा नहीं रहती, बल्कि मतदाताओं का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मुद्दा बन जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सामाजिक और आर्थिक माहौल में यहाँ के मतदाताओं ने क्या फैसला सुनाया है। चलिए पिछले कुछ चुनावों के नतीजों पर एक नजर डालते हैं, ये जानने के लिए कि जनता की आवाज क्या कह रही है। इस नंबर पे गौर कीजिए, 556। 2011 में जीत का अंतर सिर्फ 556 वोट, मतलब कुल वोटों का बस 0.6%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस इलाके की राजनीतिक नब्ज है। ये दिखाता है कि कैसे वोटरों की भावना में जरा सा भी बदलाव यहाँ की सियासत में एक बड़ा तूफान ला सकता है। आप जरा इस टेबल को देखिए। ये पानेरी के राजनीतिक सफर की पूरी कहानी बताती है, 1991 से लेकर 2016 तक। देखिए, यहां पर निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों का दबदबा साफ दिखता है। लेकिन फिर 2021 में एक जबरदस्त, एक भूचाल जैसा बदलाव आता है। बीजेपी 60% से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीतती है। यह सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत था। तो सवाल यही है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हुआ क्यों? चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने यहाँ की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये स्लाइड एक साथ दो पार्टियों की कहानी कहती है। एक तरफ कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, 2001 में 28.5% था और फिर वो लगातार गिरता गया। और दूसरी तरफ है बीजेपी, जो पहले तो रेस में भी नहीं थी, लेकिन 2021 में सीधे 60% से ज्यादा वोट ले जाती है। ये साफ दिखाता है कि जनादेश एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया। तो ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे 3 बड़े सिस्टमैटिक कारण थे। पहला, वोटों का बंटवारा, जिससे सत्ता विरोधी वोट बिखर गया। दूसरा, कांग्रेस के जमीनी संगठन का कमजोर पड़ जाना। और तीसरा, बीजेपी का आदिवासी वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना। इन तीनों वजहों ने मिलकर चुनावी समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। और यहीं पर हमें एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को याद रखना जरूरी है। राजनीतिक संवाद यानी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इसकी जड़ें जिम्मेदारी और हर नागरिक के सम्मान में होनी चाहिए। जब बातचीत भरोसे को बनाने के बजाय तोड़ने लगे तो मतदाता अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसका मकसद समाज को जोड़ना होना चाहिए, न कि बांटना। तो इन सब चुनौतियों को समझने के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। अब हम सिर्फ विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि एक ठोस समाधान की बात करेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो पानेरी के लोगों के साथ भरोसे का रिश्ता फिर से कायम कर सके। जब जमीन पर लोगों से बात की जाती है तो 5 बड़ी चिंताएं सामने आती हैं। पहला, आदिवासी जमीन के अधिकार। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार की कमी। तीसरा, सड़कें और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। चौथा, सरकार पर भरोसे की कमी। और पांचवां, खेती किसानी का संकट। किसी भी रणनीति को इन्हीं मुद्दों का जवाब देना होगा। तो इन 5 शिकायतों का जवाब देने के लिए ये रही एक 5 स्टेप की स्ट्रैटेजी। हर स्टेप पिछली स्लाइड की एक बड़ी समस्या का सीधा समाधान है। इसमें एक नया नेतृत्व खड़ा करना, आदिवासियों को गारंटी देना, युवाओं से रोजगार का वादा करना, सही गठबंधन बनाना और लोगों की शिकायतें सुनने का एक पक्का सिस्टम बनाना शामिल है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारेगा कौन?
इसके लिए किस तरह के चेहरे की जरूरत है? देखिए, जो आदर्श उम्मीदवार होगा वो एक युवा, स्थानीय, आदिवासी नेता होगा जिसकी छवि एकदम साफ सुथरी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ वही एक पुल बन सकता है आदिवासियों के अधिकारों और युवाओं के विकास की उम्मीदों के बीच। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वोटरों तक पहुंचने का ये सारा काम एक नैतिक दायरे में होना चाहिए। नागरिकों से किसी भी तरह का संवाद उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए और उनकी साफ सहमति से ही किया जाना चाहिए। आखिरकार भरोसा, पारदर्शिता और सम्मान की नींव पर ही टिकता है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि इस रणनीति को लागू कैसे किया जाए और जन केंद्रित राजनीति का विजन क्या हो। इस पूरी रणनीति का दिल इस एक असमिया नारे में धड़कता है, माटीर अधिकार प्रजार दुख दिमाम लू। इसका सीधा सा मतलब है जमीन का हक और जनता के दुख का अंत। यही संदेश है और यही आगे का रास्ता भी। अब इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए एक डबल स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। एक तरफ डिजिटल तरीके जैसे स्थानीय भाषा में सोशल मीडिया, युवाओं के लिए एक शिकायत चैटबॉट, और दूसरी तरफ जमीनी काम यानी घर घर जाकर लोगों से मिलना, छोटी छोटी बैठकें करना और उनकी समस्याएं सुनना। तकनीक और जमीनी हकीकत का यही मेल यहां बदलाव ला सकता है। और अंत में ये एक जरूरी सवाल कि क्या कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जो रोजगार और जमीनी हक जैसे असल मुद्दों के आंकड़ों को नजरअंदाज करती है, क्या वो सच में अपने लोगों की सेवा कर सकती है? तो भविष्य उन नेताओं का है जो चुनावों को सिर्फ एक जीत हार के तौर पर नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के लिए बेहतर शासन की इंजीनियरिंग के तौर पर देखते हैं। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।